हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। संधि संधि की परिभाषा हम पढ़ेंगे। मेल, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का एक शब्द में अर्थ है मेल, मेल या मिलना। फिर विस्तार से इसकी परिभाषा बताई गई है कि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है विद्या प्लस आलय विद्यालय, प्रति प्लस एक प्रत्येक, मनः प्लस रथ मनोरथ, तथा प्लस एव तथैव। अब यहाँ देखिए प्रति प्लस एक, यहाँ प्रति में त में ई स्वर मिला हुआ है। वह ई स्वर और आगे वाले एक के ए वर्ण को मिलाने से यहाँ पर क्या बन रहा है, य बन रहा है। और यही क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ और विकार उत्पन्न होने से कौन सा नया वर्ण बना, य बना। तो यही संधि है। संधि विच्छेद, जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि नरेश शब्द है, यह संधि युक्त शब्द है। अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, नर प्लस ईश नरेश, सत प्लस जन सज्जन। तो ये संधि विच्छेद वाले शब्द हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। तो जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर है विद्या प्लस आलय विद्यालय। यहाँ विद्या का अंतिम वर्ण आ, ये देखिए विद्या, यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है तो अंतिम वर्ण आ और आलय का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलकर आ हो गए, दोनों ही स्वर है, अतः यह स्वर संधि है। क्योंकि यहाँ पीछे भी आ है और आलय का प्रथम वर्ण भी आ है, तो दोनों के मिलने से क्या विकार हुआ, आ हुआ, अतः यह स्वर संधि है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद है। इसमें से प्रथम भेद की परिभाषा हम जानेंगे। प्रथम भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, हर्ष या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है दीर्घ यानी बड़े वर्ण। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है हर्ष या दीर्घ, हर्ष का मतलब है या तो छोटा अ आए या दीर्घ का मतलब है बड़ा, बड़ा मतलब आ आए। ऐसे ही छोटी ई आए या बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, उन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आ ई और ऊ, यानी कि ये दीर्घ हो जाते हैं। इसलिए संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। देखिए उदाहरण है चर प्लस अचर बराबर चराचर। अब यहाँ पर चर, चर में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, और अचर का प्रथम वर्ण क्या है, अ, तो अ और अ के मिलने से क्या बना, आ। इस तरह से ये बना चराचर, मुरारी, सूर्यास्त और पराधीन। प्राण प्लस आयाम, प्राण अणा में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वह अ की है और आयाम में जो प्रथम वर्ण है वह आ है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, दोनों से मिलकर आ बन रहा है और ये बन गया प्राणायाम। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ है महा प्लस आत्मा। महा में आ की ध्वनि आ रही है और आत्मा में पीछे भी आ है और दोनों के मेल से आ ही बन रहा है, तो यह बना महात्मा। हरि प्लस इच्छा, हरि यहाँ पर ई की ध्वनि आ रही है और बाद में भी छोटी ई आ रहा है और दोनों को मेल से, दोनों के मिलने से बना बड़ी ई, तो हम इसको लिखेंगे हरिच्छा। बड़ी ई की मात्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से उदाहरण है प्रति प्लस ईक्षा। यहाँ प्रति में तो छोटी ई है परंतु ईक्षा में बड़ी ई है
और छोटी ई और बड़ी ई को मिलाने से भी बड़ी ई ही बन रही है, क्योंकि ये दीर्घ संधि है, यहाँ पर दीर्घ वर्ण ही बनेंगे और हम इसको लिखेंगे प्रतीक्षा, जिसमें बड़ी ई होगी। इसी प्रकार से ऊ वाले उदाहरण हम देखते हैं। गुरु प्लस उपदेश, गुरु छोटा ऊ यहाँ पर आ रहा है, उपदेश, उपदेश में भी छोटा ऊ आ रहा है और दोनों छोटे ऊ को मिलाने से बन रहा है बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ ऊ, तो हम यहाँ लिखेंगे गुरुपदेश। अब हम जानेंगे गुण संधि के बारे में। स्वर संधि का द्वितीय भेद है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है, यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और ऊ या ऊ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, और यदि री आता है तो अर आदेश हो जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वीर अ की ध्वनि आ रही है, इंद्र में प्रथम वर्ण है ई, तो अ और ई को मिलाकर हुआ ए बन रहा है, यानी कि यह गुण संधि का उदाहरण है। दिन प्लस ईश दिनेश, यहाँ पर भी आगे अ की ध्वनि आ रही है और बाद में बड़ी ई आ रहा है और दोनों के मेल से बना ए, और हमने लिखा इसको दिनेश, अर्थात यहाँ पर ए बन रहा है, तो यह गुण संधि है। पर प्लस उपकार परोपकार, हमने यहाँ पढ़ा था गुण संधि में कि आगे अ या आ आए और बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मेल से ओ बनता है। तो यहाँ पर देखिए पर में अ की ध्वनि आ रही है और उपकार में प्रथम वर्ण ऊ है, तो अ और ऊ के मेल से क्या बनेगा, ओ, और जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परोपकार। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। गुण संधि का तृतीय नियम है, अ या आ के बाद यदि री आता है तो उसको अर आदेश हो जाता है। जैसे कि देखिए महा प्लस ऋषि महर्षि, यहाँ पर अर की ध्वनि आ रही है महर्षि। महा में आगे क्या है, आ है, और ऋषि में प्रथम वर्ण री है, तो हम इसको दोनों को मिलाकर बना अर और हम लिखेंगे इसको महर्षि। स्वर संधि का तृतीय भेद है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ आदेश हो जाता है, और यदि ओ या ओ आए, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आता है तो ऐ बनता है, परंतु यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ आदेश हो जाता है। ये यहाँ पर नियम दिया हुआ है वृद्धि संधि का। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तथा प्लस एव तथेव, ये देखिए यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है, ये वृद्धि संधि है, ऐ बन रहा है यहाँ पर। तथा में पीछे क्या आ रहा है, आ, ये देख आ, और एव में प्रथम वर्ण क्या है, ए, तो आ और इस ए को मिलाकर क्या आदेश हुआ, ऐ आदेश हुआ, और हम इसको लिखेंगे तथेव। ओ वाला उदाहरण हम देखते हैं। महा प्लस औषधि महोषधि, महा में आ की ध्वनि आ रही है और औषधि में प्रथम वर्ण है औ, तो आ और औ के मेल से भी क्या बनेगा, औ बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे महोषधि। अब हम यण संधि के बारे में जानेंगे। यण संधि की परिभाषा है, यदि हर्ष या दीर्घ ई उ री ल के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य हो जाता है, उ या उ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है। जैसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम इस परिभाषा को समझेंगे। प्रथम उदाहरण है अति प्लस आचार अत्याचार। ये देखिए अति, त में ई की ध्वनि आ रही है, और आचार, आचार में प्रथम वर्ण क्या है, आ है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ई या ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न मतलब अलग, समान स्वर नहीं आना चाहिए, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसको यह आदेश हो जाता है। तो अति प्लस आचार से क्या बनेगा यहाँ पर, अत्याचार। इसी तरह से उ या बड़े उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या आदेश होगा, व। इसका उदाहरण है अनु प्लस एषण। अनु न में छोटे उ की मात्रा लगी हुई है और बाद में भिन्न स्वर आ रहा है ए, तो यहाँ पर
उ और ए के मेल से व बन रहा है और हम इसको लिखेंगे अन्वेषण, क्योंकि न में से छोटा उ निकल गया है इसलिए ये आधा न रह गया है और हम इसको कैसे लिखेंगे? अन्वेषण। इसी तरह से री के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो उसको र आदेश हो जाता है। मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। अब हम जानेंगे अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि की परिभाषा है यदि ए या ऐ, ओ या औ के आगे इनमें से कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ तथा औ का आउ हो जाता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है से प्लस अक सायक, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अक नायक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है? ए या ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि यही स्वर यहाँ पर नहीं आने चाहिए। तो से में ऐ आ रहा है परंतु बाद में अ आ रहा है, समान स्वर नहीं आ रहा, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? अय आदेश होगा। इसको आय, क्योंकि यहाँ पर ऐ है इसलिए आय आदेश होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सायक। और ने प्लस अन, यहाँ पर ए है और आगे अ है तो इसको अ आदेश होगा, तो हम लिखेंगे नयन। इसी तरह से इसका दूसरा नियम है भो प्लस उक, क्या लिखेंगे हम? भावुक। भावुक क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि हमें पता है कि भो में औ है, पीछे किसकी ध्वनि आ रही है? औ की ध्वनि आ रही है और पीछे उ आ रहा है, यानी कि यह भिन्न स्वर है। तो ओ और भिन्न स्वर उ के मेल से यहाँ पर क्या आदेश हुआ है? आउ आदेश हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? भावुक। आउ और ये उ की मात्रा यहाँ पर व पे लग जाएगी। इसी तरह से पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन बना है। अब हम संधि का द्वितीय भेद पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा हम जानते हैं क्या है? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि आगे तो क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो उन 33 में से कोई भी व्यंजन आगे हो और बाद में या तो व्यंजन आए या स्वर आए, कोई भी आए, उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि सत प्लस जन, सज्जन। ये देखिए त है और पीछे ज है, तो यहाँ पर त को भी ज आदेश हो गया है। इसका प्रथम नियम हम जानते हैं, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके बाद यदि ये शर्त लागू होती है तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क वर्ग के 5 अक्षर कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ग। तो क को क्या आदेश हो जाएगा? ग आदेश इस नियम से हो जाएगा। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। जैसे कि षट प्लस आनन, षडानन। वाक प्लस ईश, वागीश। दिक प्लस अंत, दिगंत। इस तरह से द्वितीय नियम है, यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण का रूपांतर पांचवें वर्ण में हो जाता है। प्रथम उदाहरण में तो पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदल रहा था और यहाँ पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल रहा है, परंतु उसके बाद क्या आना चाहिए? न या म आना चाहिए। जैसे कि षट प्लस मुख क्या बनेगा? षणमुख। ट वर्ग, ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अण होता है और इस नियम के अनुसार ट को अण आदेश हो गया क्योंकि बाद में म आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे षणमुख। इसी तरह से षट प्लस मास, षणमास। तीसरा नियम है, यदि त के बाद च या छ हो तो त का च, ट अथवा ठ हो तो ट का ड, ट या ढ हो तो ड और ल होने पर ल हो जाता है। ल हो तो आधा ल हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस चरित्र, उच्चरित्र, क्योंकि बाद में च आ रहा है, आगे त है तो इसको च आदेश हो जाएगा। व्यंजन संधि के अन्य नियम हम जानेंगे। यदि त के बाद श हो
तो त के स्थान पर च हो जाता है और श के स्थान पर छ हो जाता है। और यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। ये उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि पहला नियम यहाँ बताया है कि यदि त के बाद श होता है तो त के स्थान पर च आदेश हो जाता है। ये त है और बाद में श है, तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, त के स्थान पर च हम लिखेंगे और श के स्थान पर क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा, तो यह हो जाएगा उच्छिष्ट। इसी प्रकार से उच्च प्लस श्वास उच्छ्वास इस नियम के अनुसार बना है। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगम च आधे च और पूरे छ में हो जाता है। जैसे कि वी में क्या है, स्वर है, ई की मात्रा है और पीछे छ आया हुआ है, तो छ से पहले च का आगम होता है इस नियम के अनुसार, तो हम इसको लिखेंगे विच्छेद। इनके बीच में आधा च आ जाएगा। इसी तरह से आ प्लस छादन आच्छादन हो जाएगा। इसका अन्य नियम है, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक के वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये 25 होते हैं संख्या में। तो यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। या तो यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन में से कोई भी एक वर्ण आ रहा है तो म को या तो हम अनुस्वार मतलब जो हम वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं, या तो वह आदेश हो जाता है, या फिर जो बाद में वर्ण आ रहा है उसका पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि सम प्लस घात संघात। ये देखिए यहाँ पर म के बाद घ आ रहा है जो कि क से लेके म तक के पंचम वर्ण में से है, तो हमने म की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पंचम वर्ण, इस घ का पंचम वर्ण क्या होगा, क ख ग घ ङ, तो क वर्ग का पंचम वर्ण होता है ग, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं संघात। आगे का नियम है, म के बाद म आने पर, म के तुरंत बाद यदि म आ रहा है तो म द्वित्व म हो जाता है। द्वित्व मतलब ये जो म है ये आधे म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस मान सम्मान, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। आगे का नियम है, म के बाद य र ल व ह श स आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। ये नियम हमने थोड़ा सा अलग है, पहले भी पढ़ा है। जैसे कि सम प्लस वाद, यहाँ पर म के बाद क्या आ रहा है, व आ रहा है, तो हम इस म को अनुस्वार में बदल देते हैं संवाद, सम प्लस लाभ सल्लाभ। री र श के बाद न का अण हो जाता है। यदि री र श के बाद न वर्ण आ रहा है तो न का क्या बन जाएगा, अण हो जाएगा। परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श तथा स आए तो न का अण नहीं होता। जैसे उदाहरण है अर प्लस चना, अर्चना, यहाँ पर यहाँ पर र तो आ रहा है परंतु बाद में क्या आ रहा है, चना में च वर्ण है, और यहाँ पर लिख रहा है परंतु री के बाद यदि च वर्ग आ रहा है तो न का अण नहीं होगा, तो ये परिवर्तित नहीं हुआ। परंतु यहाँ देखिए राम प्लस अयन, यहाँ पर क्या बन रहा है, रामायण। अब हम संधि का जो तृतीय भेद है विसर्ग संधि, उसके बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहते हैं। इसका प्रथम नियम है विसर्ग का ओ में बदलना। विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये इस तरह की दो बिंदियां जो होती है ये विसर्ग का चिन्ह है। प्रथम नियम के अनुसार विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि तपह प्लस बल तपोबल, यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गई। मन प्लस हर मनोहर। अब विसर्ग का र होना, यहाँ विसर्ग र में परिवर्तित हो रही है। यदि विसर्ग के पूर्व यदि आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे उदाहरण है नीह प्लस गुण निर्गुण, यहाँ पर विसर्ग किसमें बदल गई,
र में बदल गई। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। अब है विसर्ग का श। विसर्ग के बाद यदि च, छ या श आए तो विसर्ग का क्या आदेश हो जाता है? श आदेश हो जाता है। जैसे हरि में विसर्ग आ रही है और पीछे चंद्र का प्रथम वर्ण च है तो विसर्ग किसमें बदलेगी? श में, और इसको हम लिखेंगे हरिश्चंद्र। विसर्ग का स, विसर्ग स में कैसे परिवर्तित होती है? विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे मनः प्लस ताप, यहाँ पर विसर्ग के बाद त आ रहा है तो विसर्ग आधे समय परिवर्तित हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे मनस्ताप। और इसी तरह से नी प्लस संदेह, निस्संदेह।